नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। उत्तर भारत से दक्षिण की ओर बढ़ती हर सेना, हर व्यापारी, हर बादशाह और हर विजेता को एक ऐसे दरवाजे से गुजरना पड़ता था जो सिर्फ पत्थरों से नहीं बना था, बल्कि इतिहास, रणनीति और रहस्यों से भी गढ़ा गया था। एक ऐसा किला जो पहाड़ की चोटी पर बैठकर सदियों तक पूरे दक्कन की निगरानी करता रहा। एक ऐसा दुर्ग जिसे जीतने का सपना दिल्ली के सुल्तानों ने भी देखा, मुगलों ने भी, मराठों ने भी और अंग्रेजों ने भी। लेकिन जिसने भी इसे जीतने की कोशिश की, उससे पहले इसकी दीवारों से नहीं, बल्कि इसकी चट्टानों, इसकी ऊंचाई और इसकी अभेद सुरक्षा से लड़ना पड़ा। यह है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के पास स्थित असीरगढ़ का किला। एक ऐसा किला जिसे इतिहास ने नाम दिया दक्कन का दरवाजा। लेकिन सवाल है कि आखिर इस किले को दक्कन का दरवाजा क्यों कहा गया? इसकी नींव किसने रखी और आखिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से सदियों तक कोई इसे आसानी से जीत नहीं पाया? सतपुड़ा की ऊंची पर्वतमालाओं के बीच समुद्र तल से करीब 750 मीटर की ऊंचाई पर एक विशाल चट्टानी पहाड़ी खड़ी है और इसी पहाड़ी की चोटी पर बना है आसिरगढ़ का ऐतिहासिक किला। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर में स्थित यह दुर्ग उत्तर भारत और दक्कन के बीच सबसे महत्वपूर्ण सामरिक मार्ग पर बना हुआ है। आज भले ही यहाँ पर्यटक आते हों, लेकिन एक ऐसा समय था जब इस रास्ते पर गुजरने वाली हर सेना की किस्मत आसिरगढ़ तय करता था। अगर आपको उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाना हो और आपके सामने सिर्फ एक सुरक्षित पहाड़ी रास्ता हो, तो सोचिए जो इस रास्ते पर कब्जा करेगा, असल ताकत उसी के हाथ होगी। दिल्ली से आने वाली सेनाएं मालवा से गुजरकर यहीं पहुंचती थी और फिर यहीं से खुलता था खानदेश और उसके बाद पूरा दक्कन, यानी कि बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और आगे दक्षिण भारत। इसलिए इस किले को कहा गया दक्कन का गेट वे। अगर एक किला किसी दुश्मन के हाथ में हो तो उत्तर से दक्षिण जाने वाली पूरी सैन्य और व्यापारिक आवाजाही रुक सकती थी। युद्ध हो, व्यापार हो या साम्राज्य विस्तार, हर रास्ता आसिरगढ़ से होकर गुजरता था। इस किले की कहानी सिर्फ राजाओं से शुरू नहीं होती, बल्कि एक चरवाहे से शुरू होती है। लोक कथाओं के मुताबिक कई सौ साल पहले यहाँ आसा नाम का एक अहीर सरदार रहता था, ईमानदार, बहादुर और जनता का प्रिय। उसी के नाम पर इस जगह का नाम आसिरगढ़ कहा जाता है। आसा अहीर ने यहाँ सबसे पहले एक मजबूत गढ़ बनवाया, जो बाद में एक विशाल दुर्ग में बदल गया। हालांकि इतिहासकार इस कहानी को लोक परंपरा मानते हैं, लेकिन मध्य भारत के गांव में आज भी आसा अहीर की बहादुरी के किस्से सुनाए जाते हैं। समय बदला और खानदेश में फारूकी सल्तनत का उदय हुआ। 14वीं शताब्दी के आखिर में फारूकी शासकों ने आसिरगढ़ को अपनी सबसे मजबूत सैन्य चौकी बना लिया। उन्होंने पुरानी संरचना को एक विशाल पर्वतीय किले में बदल दिया, नई दीवारें बनाई, बुर्ज खड़े किए, जलाशय बनवाए और ऐसी सुरक्षा तैयार की जो उस दौर में लगभग अभेद्य मानी जाती थी। फारूकी सुल्तानों के लिए आसिरगढ़ सिर्फ किला नहीं, बल्कि पूरे राज्य की ढाल था। किसी भी साम्राज्य की असली ताकत उसकी राजधानी नहीं, बल्कि उसकी सुरक्षा होती है। और फारूकी सल्तनत की सुरक्षा आसिरगढ़ की इन दीवारों पर टिकी थी। लेकिन जल्द ही एक ऐसा बादशाह आया जिसकी नजर पूरे हिंदुस्तान पर थी और इसकी निगाह इस किले पर भी टिक गई। वो था मुगल बादशाह अकबर। 16वीं शताब्दी के आखिर तक अकबर उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बन चुका था, लेकिन दक्कन पर अधिकार करने का सपना तब तक अधूरा था जब तक आसिरगढ़ मुगलों के कब्जे में नहीं आता। क्योंकि जो सेना इस किले को पार नहीं कर सकती थी, वो दक्कन में लंबे अभियान भी नहीं चला सकती थी। यही वजह थी कि मुगलों ने इस किले को रणनीतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य माना। आसिरगढ़ को जीतना आसान नहीं था। इसकी सबसे बड़ी ताकत थी इसकी प्राकृतिक सुरक्षा। किला सीधी खड़ी चट्टानों पर बना था, जहां तक पहुंचने वाला रास्ता सकरा, घुमावदार और बेहद कठिन था। ऊपर से दुश्मन साफ दिखाई देता था, जबकि नीचे से किले की दीवारें लगभग आसमान को छूती नजर आती थी। यानी दुश्मन को पहले पहाड़ से लड़ना पड़ता था,
फिर सैनिकों से। इतना ही नहीं, आसिरगढ़ दरअसल एक नहीं बल्कि 3 स्तरों वाला विशाल दुर्ग था। सबसे नीचे मलयगढ़, उसके ऊपर कमरगढ़ और सबसे ऊंचाई पर मुख्य आसिरगढ़। अगर दुश्मन पहली सुरक्षा रेखा तोड़ भी देता तो दूसरी दीवार सामने खड़ी होती और दूसरी पार करने की व्यवस्था लगभग अजेय मानी जाती थी। किले के भीतर बारिश का पानी जमा करने वाले विशाल जलाशय थे, अनाज रखने के बड़े भंडार थे, सैनिकों के रहने की जगह थी और धार्मिक स्थल भी। यानी कि अगर महीनों तक दुश्मन बाहर डेरा डालकर बैठा रहे तब भी किले के भीतर रहने वाले लोग जीवित रह सकते थे। यही कारण था कि आसिरगढ़ लंबी घेराबंदी भी झेल लेता था। ऊंची पहाड़ियां, 3-3 सुरक्षा घेरे, असीम जल भंडार, मजबूत दीवारें और ऐसा रणनीतिक स्थान जिस पर कब्जा करना पूरे दक्कन पर नजर रखने जैसा था। यही वजह थी कि सदियों तक आसिरगढ़ दक्कन का सबसे अजेय दरवाजा बना रहा। हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर बादशाह, जिसके सामने एक एक करके राजपुताने के दुर्ग झुकते चले गए। गुजरात, बंगाल, काबुल, कश्मीर, सिंध सब मुगल सल्तनत का हिस्सा बन चुके थे, लेकिन एक किला था जिसने अकबर को भी रोक दिया। एक ऐसा दुर्ग जिसकी दीवारों से ज्यादा मजबूत था उसका आत्मविश्वास और जिसकी ऊंचाई से ज्यादा ऊंचा था उसके सैनिकों का हौसला। यह था आसिरगढ़, जहां अकबर की ताकत महीनों तक बस इंतजार करती रही। सवाल है, आखिर ऐसा क्या था कि महान अकबर भी इस किले के सामने अटक गया। साल था 1599। अकबर का लक्ष्य अब साफ था, पूरे दक्कन पर मुगल सल्तनत का परचम लहराना। लेकिन दक्कन का रास्ता आसिरगढ़ से उकर जाता था और जब तक यह किला मुगलों के कब्जे में नहीं आता दक्षिण का अभियान अधूरा ही रहता। उस समय आसिरगढ़ फारूकी सल्तनत के अंतिम शासक बहादुर खान फारूकी के नियंत्रण में था। बहादुर खान जानता था कि अगर आसिरगढ़ बच गया तो खानदेश भी बचेगा और अगर ये किला गिर गया तो पूरा राज्य मुगलों के सामने टिक नहीं पाएगा। अकबर ने अपने विशाल सैन्य बल के साथ आसिरगढ़ को चारों ओर से घेर लिया। तोपें तैनात हुई, घुड़सवार तैयार हुए, पैदल सेना ने मोर्चा संभाला। लेकिन पहला हमला नाकाम रहा, दूसरा हमला भी असफल रहा, तीसरी कोशिश में भी मुगल सैनिक ऊंची चट्टानों और सकरे रास्तों के सामने बेबस नजर आए। किले की ऊंचाई हमलावरों की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। युद्ध में सिर्फ सैनिक नहीं लड़ते, भूगोल भी लड़ता है और आसिरगढ़ में भूगोल किले के पक्ष में था। नीचे खड़ी मुगल सेना ऊपर बैठे रक्षकों पर ठीक से हमला भी नहीं कर पा रही थी, जबकि किले से छोड़ा गया हर तीर, हर गोला सीधे निशाने पर पहुंचता था। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, लेकिन आसिरगढ़ झुका नहीं। मुगलों की योजना थी कि किले की रसद खत्म होगी तो सैनिक खुद आत्मसमर्पण कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि आसिरगढ़ सिर्फ दीवारों का किला नहीं था बल्कि अपने आप में एक पूरा सैन्य नगर था। किले के भीतर विशाल अनाज भंडार मौजूद थे। सालों तक चल सकने वाली खाद्य सामग्री पहले से ही जमा थी। बारिश का पानी संभाल कर रखने के लिए बड़े बड़े जलाशय बनाए गए थे। कई प्राकृतिक झरने और मीठे पानी के स्रोत भी किले के भीतर उपलब्ध थे। यानी बाहर मुगल सेना इंतजार कर रही थी और अंदर जीवन सामान्य गति से चल रहा था। यही वजह थी कि लंबी घेराबंदी भी फारूकी सैनिकों का मनोबल नहीं तोड़ सकी। महीनों तक कोई निर्णायक सफलता नहीं मिली तो अकबर ने रणनीति बदल दी। अब तलवार से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल होना था। मुगलों ने कूटनीतिक दबाव और अंदरूनी संपर्कों का सहारा लिया। किले के भीतर संदेश भेजे गए, विश्वास जीतने की कोशिश हुई और धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियां बनाई गईं जिनमें प्रतिरोध कमजोर पड़ने लगा। लोक कथाओं में विश्वासघात की भी चर्चा मिलती है। हालांकि इतिहासकार मानते हैं कि राजनीतिक दबाव, लंबी घेराबंदी और बातचीत, इन सब ने मिलकर किले के पतन का रास्ता बनाया। आखिरकार 17 जनवरी 1601 आसिरगढ़ मुगलों के अधिकार में आ गया। यह जीत सिर्फ एक किले की जीत नहीं थी बल्कि पूरे दक्कन अभियान का दरवाजा खुलने जैसा था। अब अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा की ओर
मुगल विस्तार का रास्ता काफी आसान हो चुका था। अकबर ने जिस किले को महीनों तक नहीं झुका पाया, उसे अंततः युद्ध और कूटनीति दोनों के मेल से अपने अधीन किया। जहांगीर ने भी अपने संस्मरण तुजुक के जहांगीरी में आसिरगढ़ का उल्लेख किया है। वह लिखता है कि किला भारत के सबसे मजबूत दुर्गों में गिना जाता था और इसकी सामरिक स्थिति अद्वितीय थी। यह टिप्पणी सिर्फ एक बादशाह की प्रशंसा नहीं, बल्कि इस दौर के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य की स्वीकारोक्ति थी कि आसिरगढ़ साधारण किला नहीं था। समय बदला, मुगल कमजोर हुए, मराठों का प्रभाव बढ़ा, फिर अंग्रेज भारत में आए। 19वीं सदी की शुरुआत में तीसरे आंग्ला मराठा युद्ध के बाद 1819 में आसिरगढ़ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया। अंग्रेजों ने भी इस किले का इस्तेमाल सैन्य छावनी और रणनीतिक चौकी के रूप में किया। यानी जिस महत्व को फारूकी मुगल और मराठा समझते थे, उसी महत्व को अंग्रेजों ने भी पहचाना। इतिहास में बहुत से किले युद्ध में जीते गए हैं, बहुत से ताकत से ढह गए, लेकिन आसिरगढ़ उन चुनिंदा दुर्गों में शामिल है जिसने भारत के सबसे शक्तिशाली बादशाह अकबर को भी महीनों तक रोक कर रखा। यही कारण है कि आज भी इसे दक्कन का अजय दरवाजा मानते हैं। लेकिन आसिरगढ़ की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस किले की पहचान सिर्फ युद्धों से नहीं बल्कि ऐसे रहस्यों से भी जुड़ी है जो आज तक लोगों को हैरान करते हैं। कहते हैं हर सुबह एक अदृश्य भक्त इस किले के प्राचीन शिव मंदिर में सबसे पहले पूजा करता है। वह है महाभारत का अमर योद्धा अश्वत्थामा। मृत्यु इस धरती का सबसे बड़ा सत्य, लेकिन अगर कोई इंसान मर ही ना सके तो कल्पना कीजिए, करीब 5000 साल पहले महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका है। एक योद्धा जिसने क्रोध में आकर ऐसा अपराध किया जिसकी सजा मौत भी नहीं बन सकी। उसे मिला जीवन नहीं बल्कि अनंत भटकने का श्राप। ना दिन उसका, ना रात उसकी, ना घर, ना परिवार, ना मुक्ति। कहा जाता है वो आज भी जिंदा है, वो आज भी धरती पर भटक रहा है और भारत के एक प्राचीन किले में हर सुबह भगवान शिव की पूजा करने आता है। यह कहानी है महाभारत के अमर योद्धा अश्वत्थामा और मध्य प्रदेश के रहस्यमयी आसिरगढ़ किले की, जहां इतिहास खत्म होता है और लोक कथाएं शुरू हो जाती हैं। लेकिन क्या वाकई अश्वत्थामा आज भी यहां आता है, या यह सिर्फ सदियों से चली आ रही एक रहस्यमयी मान्यता है? आसिरगढ़ किले के सबसे ऊपरी हिस्से में घने पेड़ों, टूटी दीवारों और वीरान खंडरों के बीच स्थित है एक प्राचीन शिव मंदिर। स्थानीय लोग इसे गुप्तेश्वर महादेव या अश्वत्थामा वाला मंदिर भी कहते हैं। दिन में यहाँ श्रद्धालु आते हैं, घंटियां बजती हैं, पूजा होती है, लेकिन सूरज ढलते ही पूरा इलाका एकदम वीरान हो जाता है। हवा की सरसराहट, जंगल की आवाजें और सदियों पुराने पत्थरों के बीच एक ऐसा सन्नाटा जो खुद एक कहानी सुनाता है। लेकिन इस मंदिर का रहस्य किसी भूत प्रेत से नहीं, बल्कि महाभारत के सबसे चर्चित पात्रों में से एक अश्वत्थामा से जुड़ा है। एक ऐसा योद्धा जो गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, जिसे महाभारत का महान धनुर्धर माना जाता था। लेकिन युद्ध के अंतिम चरण में उससे हुई एक भूल उसे हमेशा के लिए इतिहास का सबसे अभिशप्त पात्र बना गई। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर था। कौरव सेना पराजित हो चुकी थी। अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु से क्रोधित अश्वत्थामा प्रतिशोध की आग में जल रहा था। रात के अंधेरे में वह पांडव शिविर में पहुंचा, लेकिन पांडव नहीं मिले। वहां सो रहे थे द्रौपदी के 5 पुत्र उप पांडव। अश्वत्थामा ने उनका नींद में ही वध कर दिया। इसके बाद उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिससे उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का जीवन भी संकट में पड़ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य प्रभाव से परीक्षित की रक्षा की और अश्वत्थामा को ऐसा शाप दिया जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के मस्तक से दिव्य मणि निकाल ली और कहा, तुम हजारों वर्षों तक धरती पर अकेले भटकते रहोगे। तुम्हारे शरीर के घाव
कभी नहीं भरेंगे। तुम्हें ना सम्मान मिलेगा न मृत्यु, और तुम अपने अपराध का बोझ युगों युगों तक ढोते रहोगे। यहीं से अश्वत्थामा भारतीय लोक कथाओं में सप्त चिरंजीवियों में से एक माने जाने लगे। देश के कई हिस्सों में अश्वत्थामा की दिखने की कहानियां सुनाई देती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कथा आसिरगढ़ किले से जुड़ी है। मान्यता है कि श्राप मिलने के बाद अश्वत्थामा भगवान शिव की शरण में आए। उन्होंने आसिरगढ़ के इस प्राचीन शिव मंदिर को अपनी तपस्थली बनाया। तब से हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में वह यहाँ आकर महादेव की पूजा करते हैं। मंदिर के पुजारियों और स्थानीय लोगों के बीच एक मान्यता पीढ़ियों से चली आ रही है। कहा जाता है कि रात में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, पूजा समाप्त हो जाती है, कोई भी अंदर नहीं रहता। लेकिन सुबह जब पुजारी सबसे पहले मंदिर का द्वार खोलते हैं तो शिवलिंग पर ताजे फूल, बेलपत्र और जल चढ़ा हुआ मिलता है। ऐसा लगता है जैसे अभी अभी किसी ने पूजा की हो। सवाल वही, अगर रात में कोई अंदर नहीं गया तो ये पूजा किसने की? मंदिर से जुड़े कुछ पुजारी और आसपास रहने वाले ग्रामीण अपने अपने अनुभव सुनाते हैं। कुछ कहते हैं कि सुबह मंदिर के भीतर ताजा सुगंध महसूस होती है। कुछ दावा करते हैं कि उन्होंने पूजा के ऐसे निशान देखे जो रात में नहीं थे। कई बुजुर्ग पूरे विश्वास के साथ कहते हैं पूजा अश्वत्थामा ही करते हैं। आसिरगढ़ के आसपास बसे गांव में अश्वत्थामा की कहानियां बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सुनाई जाती हैं। कोई कहता है जंगल में एक असाधारण लंबा व्यक्ति दिखाई देता है। कोई कहता है उसके माथे पर गहरा घाव था जिससे रक्त रिसता हुआ दिखाई देता था। कुछ लोगों का दावा है कि वह कुछ नहीं बोलता, बस धीरे धीरे जंगल की ओर चला जाता है और फिर अचानक ओझल हो जाता है। रात होते ही आसिरगढ़ का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। सतपुड़ा का जंगल दिन की तुलना में रात में कहीं ज्यादा रहस्यमय लगता है। पेड़ों से टकराती हवा, टूटी दीवारों से आती सीटी जैसी आवाजें, रात में सक्रिय पक्षियों और जानवरों की ध्वनियां और दूर तक फैला अंधेरा किसी भी व्यक्ति के मन में रहस्य का एहसास पैदा कर सकता है। स्थानीय लोग रात में सस्ते में अनावश्यक जाने से बचते हैं। कुछ इसे आस्था कहते हैं तो कुछ सावधानी और कुछ सिर्फ परंपरा। कुछ पर्यटक बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। कुछ कहते हैं मंदिर के आसपास अजीब सी शांति या अनजाना दबाव महसूस हुआ। कई लोग इसे आध्यात्मिक अनुभव कहते हैं तो कुछ इसे रहस्यमय वातावरण का प्रभाव मानते हैं। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जब किसी स्थान के बारे में पहले से रहस्यमय कहानियां सुन ली जाएं, तो मानव मस्तिष्क हर सामान्य घटना को भी उसी नजरिए से देखने लगता है। हवा की आवाज कदमों जैसी लग सकती है, पेड़ों की छाया किसी आकृति जैसी, और अचानक महसूस हुई बेचैनी अलौकिक उपस्थिति जैसे इसे पूर्व धारणा का मनोवैज्ञानिक प्रभाव कहा जाता है। लेकिन सवाल अब भी कायम है, क्या हर सुबह महादेव के चरणों में फूल चढ़ाने वाला वाकई महाभारत का वही अभिशप्त योद्धा है? क्या आसिरगढ़ आज भी एक चिरंजीवी की तपस्थली है? यह आस्था, लोक कथाओं और रहस्यमय वातावरण से जन्मी एक ऐसी कहानी है जिसने सदियों से लाखों लोगों की कल्पना को जीवित रखा है। इसका जवाब शायद किसी इतिहास की किताब में नहीं, बल्कि हर इस व्यक्ति के विश्वास में छिपा है जो आसिरगढ़ के इस प्राचीन शिव मंदिर तक पहुंचता है। दिन में आसिरगढ़ एक ऐतिहासिक धरोहर दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही सूरज सतपुड़ा की पहाड़ियों के पीछे छिपता है, वैसे ही इस किले की कहानी बदल जाती है। कहा जाता है रात के सन्नाटे में यहां कदमों की आवाज सुनाई देती है। बंद कमरों से फुसफुसाहट जैसी ध्वनियां आती हैं। पुरानी दीवारों के पीछे कोई चलता हुआ महसूस होता है और कुछ लोग तो दावा करते हैं कि उन्होंने ऐसी परछाइयां देखी हैं जिनका कोई मालिक नहीं था। लेकिन क्या सचमुच आसिरगढ़ भूतिया किला है? आसिरगढ़ का किला करीब 800 साल पुराने इतिहास का गवाह है। यहाँ अनगिनत युद्ध हुए, राजा बदले, सल्तनतें बदली और फिर सब कुछ समय के हवाले हो गया। आज टूटी हुई दीवारें, वीरान महल, जर्जर बैरक और खाली गलियारे इस किले को एक रहस्यमय रूप दिया करते हैं। स्थानीय लोगों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा रहस्यमय आवाजों की होती है। कुछ लोग कहते हैं कि रात के समय किले के भीतर लोहे के दरवाजे खुलने बंद होने जैसी ध्वनि सुनाई देती है। कुछ का दावा है कि
जैसे कोई भारी जूते पहनकर पत्थरों पर चल रहा हो वैसी आवाज आती है। तो कुछ लोगों ने दूर से बातचीत सुनने का दावा किया है। जब किसी किले का इतिहास सैकड़ों साल पुराना हो, जब वहां युद्ध, विश्वासघात और अनगिनत मौतों की कहानियां जुड़ी हों, तो कल्पनाएं भी उतनी ही बड़ी हो जाती हैं। लेकिन आसरगढ़ का एक और रहस्य लोगों को और ज्यादा आकर्षित करता है, बंद कमरों का रहस्य। किले के भीतर ऐसे कई हिस्से हैं जहां अब आम लोगों का प्रवेश नहीं होता। टूटी छतें, गहरी दरारें और असुरक्षित संरचनाएं इन जगहों को बंद रखती है। लेकिन स्थानीय कथाओं में इन कमरों को लेकर अलग अलग कहानियां सुनाई जाती हैं। कहा जाता है कि रात के समय इन बंद हिस्सों में आवाजें आती हैं, मानो कोई भीतर मौजूद हो। हालांकि पुरातत्व विशेषज्ञों का कहना है कि पुरानी इमारतों में तापमान बदलने पर पत्थरों का फैलना, सिकुड़ना और ढीले पत्थरों का खिसकना ऐसी आवाजें पैदा कर सकता है। आसरगढ़ के साथ साथ एक और रहस्य भी जुड़ा है, भूमिगत सुरंगों का। लोक कथाओं में कहा जाता है कि इस किले से कई गुप्त सुरंगें निकलती हैं जो बुरहानपुर, सतपुड़ा के जंगलों या दूर स्थित सैन्य चौकियों तक जाती हैं। युद्ध के समय इन्हीं रास्तों से संदेश, रसद और महत्वपूर्ण लोगों को सुरक्षित निकाला जाता था। ब्रिटिश शासन के दौरान आसरगढ़ एक महत्वपूर्ण सैन्य चौकी था। कुछ ब्रिटिश अधिकारियों और यात्रियों ने अपने विवरणों में इस किले का उल्लेख रहस्यमय और असाधारण वातावरण वाले स्थान के रूप में किया। उन्होंने इसकी ऊंचाई, घने जंगल और वीरानी का जिक्र किया जो रात के समय और भी भयावह प्रतीत होती थी। समय बदला और 20वीं-21वीं सदी में एक नया शब्द सामने आया, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन। इसकी कुछ टीमें ऐतिहासिक इमारतों में जाकर अलौकिक गतिविधियों की जांच करने लगी हैं। कुछ पैरानॉर्मल उत्साही लोगों ने दावा किया कि उनके यहाँ असामान्य ध्वनियां रिकॉर्ड हुई। कुछ लोगों ने तापमान में अचानक बदलाव या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में व्यवधान महसूस करने की बात कही। एक ही किले में दो लोग दो बिल्कुल अलग अनुभव लेकर लौटते हैं। एक को सिर्फ इतिहास दिखाई देता है, दूसरे का रहस्य एक के लिए सत्यापन कला का अद्भुत नमूना है, दूसरे के लिए भटकती आत्माओं का घर। सच दोनों के अनुभवों से अलग भी हो सकता है। सवाल यह है कि क्या आसरगढ़ की दीवारों में वाकई कोई अनदेखी शक्ति छिपी है? क्या रात की आवाजें सदियों पुराने इतिहास की गूंज है? हवा, पत्थर और मानव मन मिलकर एक ऐसा रहस्य रच देते हैं जिससे हम भूत समझ बैठते हैं। इसका जवाब आज भी रहस्य के धुंधलके में छिपा है। लेकिन इतना तय है कि आसरगढ़ सिर्फ एक किला नहीं बल्कि इतिहास, आस्था, लोक कथा और विज्ञान, इन चारों का अद्भुत संगम है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए एशियन न्यूज।